अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने मानसहरा जलसे में एक बार फिर सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। इल्जाम लगाया कि इस्लामाबाद में ज़मीर खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। दावा किया कि PTI के रुकने कौमी असम्बली सालेह मोहम्मद को 25 करोड़ की ऑफर की गई। सालेह मोहम्मद भी पैसे लेकर कह सकते थे कि इमरान खान बुरा आदमी है, मेरा ज़मीर जाग गया। बड़ी बड़ी ऑफरें हो रही है। मैंने कहा मानसेरा की गयूर लोगों की पगड़ी और मानसेरा की धरती पर कभी भी दाग नहीं लगने दूंगा। अभी जो सालेह मोहम्मद ने बात की, इसके जमीर को खरीदने के लिए 20 या 25 करोड़ रुपए इसके सामने रखे गए। ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, सालेह मोहम्मद के सामने भी दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि ये पैसे ले ले और कहे जी इमरान खान तो बड़ा बुरा आदमी है और मुझे अभी पता चला है मेरा जमीर जाग गया कि ये तो बहुत बुरा आदमी है। मुझे तो अब पता चला है कि PTI ने तबाह कर दिया पाकिस्तान। तो एक तो ये रास्ता है, पैसे पकड़े और कहे जी मेरा जमीर जाग गया इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ। एक दूसरा रास्ता है, नौजवानों मुश्किल रास्ता है। ये चूहे मिलके बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं, डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इंसान की अजमत का रास्ता ही मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता हम समझते हैं कि जी 20 करोड़ रुपया पकड़ लिया और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान में 3 चीजें वाज़े लिखी हुई हैं। कितनी आपकी रिस्क होगी वो अल्लाह के हाथ में। इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान को जलील नहीं कर सकता। एक बुज़दिल आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाले की निशानी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। तो मैं सालेह मोहम्मद आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि 20 करोड़ क्या 50 करोड़ भी आपको वो ऑफर करते, आपने नहीं जाना था उनके साथ। कौमी असम्बली का इजलास आज बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। 11 बजे इजलास शुरू हुआ। अपोजिशन लीडर समेत बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमा वक्त से पहले ऐवान में मौजूद थे। स्पीकर आए, मरहुमीन के लिए फातिहा ख़्वानी कराई और फिर पीर तक इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इजलास के एजेंडे में शामिल थी। जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफ़ात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है ना दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। वही हुआ जिसका अपोजिशन को खदशा था। कौमी असम्बली का इजलास मरहूम MNA ख्याल और अक्ज़ई की फातिहा ख़्वानी के बाद मुलतवी कर दिया गया। आज भी हम मुअज़्ज़िज़ मेंबर की वफ़ात पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। इजलास मुलतवी करने के ऐलान पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने माइक लेकर कुछ कहना चाहा ही था कि स्पीकर फौरन अपनी कुर्सी से उठे और चले गए। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन की जानिब से जानिबदारी के दावे से भी हवा निकाल दी। बोले तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। स्पीकर ने वाज़ेह कर दिया किसी रुकन असम्बली के इंतकाल के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास फातिहा ख़्वानी के बाद मुलतवी कर दिया जाता है। स्पीकर असद कैसर का कहना था रिवायत के मुताबिक माजी में ऐसी सूरत हाल में 24 मरतबा इजलास मुलतवी किया जा चुका है। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 PM. मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े होकर बात करने की कोशिश की। स्पीकर ने बात सुनना तो दरकिनार, मेरी तरफ देखना तक गवारा ना किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले स्पीकर असद कैसर ने पाकिस्तान की तारीख में घिनौना किरदार अदा किया है। पीर को कोई गैर आइनी अमल हुआ तो हर आइनी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान मुकाबले से भाग रहे हैं मगर अपोजिशन उन्हें भागने नहीं देगी। स्पीकर नेशनल असम्बली ने इमरान न्याजी के साथ मिलकर साजिश की। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। मैंने बहुत कहा कि मेरा माइक खोले, माइक खोले। उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया, उन्होंने उठकर चले गए। उन्होंने एक नहीं सुनी। मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर पार्लियामान की तारीख में घिनौना किरदार अदा किया है।
ये है वो स्पीकर का किरदार। वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज इस तरह की हरकत की, हमसे फिर कोई न पूछे। इमरान खान भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है, कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नजर आया। वो हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सके। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? हम इमरान को नहीं भागने देंगे। ऑपोजिशन लीडर को असम्बली के अंदर, स्पीकर और बाहर धूप ने सताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले टोपी पहनी, फिर उतार दी, फिर कभी किताब तो कभी छतरी से साया करने की कोशिश करते रहे। मियां शहबाज शरीफ ने बिलावल को भी छतरी तले आने की ऑफर की, बिलावल ने हाथ जोड़ दिए। इस्लामाबाद की धूप और शहबाज शरीफ की परेशानियां। असम्बली के अंदर स्पीकर और बाहर उन्हें धूप सताती रही। असद कैसर ने किस तरह परेशान किया। शहबाज शरीफ इंग्लिश कैप बगल में दाबे मीडिया को दुखड़ा सुना रहे थे। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। बात मुकम्मल होते ही कैप पहन ली, मगर न जाने मरियम औरंगजेब ने कान में क्या कहा। मियां साहिब कैप उतारने लगे तो पीछे से आवाज आई। शहबाज शरीफ बोले, मरियम ने तोड़ा। छोटे मियां साहिब को धूप से बचने के लिए कॉपी का सहारा लेना पड़ा। इशारों के नायों में मरियम औरंगजेब से छतरी मंगवा ली। छतरी तो आ गई, लेकिन इसे पकड़ेगा कौन? शहबाज शरीफ ने बिलावल को छतरी के साए तले आने की ऑफर भी की, मगर बिलावल ने हाथ जोड़कर ऑफर मुस्तरद कर दी। मौलाना के बेटे ने ऑपोजिशन लीडर की ऑफर कबूल कर ली। एक ऐसा मौका भी था कि छतरी छिन जाने के खौफ से छोटे मियां साहिब चौंक उठे। शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवा ली थी, वजीर आजम बनने का ख्वाब था। उनको कहता हूँ वो अचकन संभाल के रख लो। इमरान खान के शहबाज शरीफ पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स, बोले पाकिस्तान में शरीफ खानदान की सियासत के दिन गए। मुमकिन है ये लोग अब लंदन जाकर सियासत करें। अगर ऐसा हो गया तो मुमकिन है बरतानिया कहे कि इनका दिवालिया निकल गया, पाकिस्तान कर्जा दे दे। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम का लकब भी दे डाला। जुआ नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी। प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। फिर जी कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती, जो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ, वो तो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। और शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे। और अगर ये लंदन चले गए ना, ये सुने जरा, अगर इन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान से कर्जे मांगेगा, क्योंकि कहेगा हमारा दिवालिया निकाल दिया।
तीन चूहे मिलकर मेरा शिकार करने आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह मैं इन्हें एनआरओ दे दूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मानसरा में जलसा आम से खिताब, बोले जिस दिन मैंने इनके करप्शन केसेस माफ़ किए मैं पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करूँगा। इमरान खान ने कहा कि उनका ज़्यादातर वक्त मगरिब में गुजरा है, वहाँ इदारे हों या मीडिया या फिर अवाम, सब अच्छाई के साथ और बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। 27 मार्च को अवाम निकल कर इन चूहों की सियासत का जनाजा निकालेंगे और इस जनाजे पर नया पाकिस्तान खड़ा होगा, वो पाकिस्तान जिसकी वजह से ये मुल्क बना था। कायद आज़म ने जिद्दोजहद की थी, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। ये जो तीन चूहे शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। मेरा वक्त बहुत मगरबी माशरों में गुजरा है। आप यकीन करें कि हमारा माशरा अमर बिन मारूफ पर नहीं चल रहा, उनका माशरा चल रहा है। वहाँ मीडिया, उनके इदारे, उनकी अदलिया, उनकी अवाम, जब अच्छे और बुरे की जंग होती है सब अच्छाई के साथ खड़े हो जाते हैं। 27 तारीख को इस सारी कौम को दावत दे रहा हूँ। मैं अपनी कौम को ये कह रहा हूँ, अपनी आने वाली नस्लों के लिए आपने सिर्फ निकल के इन चूहों को ये बताना है कि हम सच्चाई के साथ, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं और हम तुम्हारे जैसे लोग जो लोगों के ज़मीर के सौदे करते हैं, मुल्क की जमहूरियत को तबाह करते हैं, सारी कौम निकलेगी तुम्हें यह बताने के लिए तुम्हारी तरह की सियासत की कब्र खोद रही है, इसका जनाजा निकाल रही है। और इंशाअल्लाह इनकी जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से कायदे आज़म ने जद्दोजहद की थी। मरियम नवाज ने दावा किया कि इमरान खान का पत्ता कट चुका है, लेकिन वो एड़ियां रगड़ रहा है, किसी और को कह रहा है मुझे बचाओ। मरियम नवाज ने कहा कल शुरू होने वाले काफिला नवाज शरीफ के 2017 के वोट को इज्जत दुखी तहरीक को कामयाब करने जा रहा है। लीगी कारकुनों को पैगाम दिया, सीट बेल्ट बांध लो, नए पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा। तुम्हारा पत्ता कट चुका है, तुम्हारा ट्रम्प कार्ड ये है, तुम अब सियासत से दस्तबरदार हो जाओ। अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा। अभी भी इक्तदार पे बैठा है लेकिन पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई है। कोई भी इज्जते नफ्स रखने वाला शख्स क्या इस तरह इक्तदार से चिपका रहेगा? ये जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। वो एड़ियां रगड़ रहा है दिन रात। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह। तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना। गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। यही काफिला उस जीटी रोड पे मियां साहब की, नवाज शरीफ की उस तहरीक को कामयाब बनाने जा रहा है इंशाअल्लाह। जो तहरीक का आगाज वोट को इज्जत दो तहरीक का आगाज उन्होंने 2017 में प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाले जाने के बाद जीटी रोड से किया था। मुस्लिम लीग नून के शेरों, पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो। पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है इंशाअल्लाह। फॉरेन फंडिंग केस चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की। हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। दावा किया कि इमरान खान की तलाशी का वक्त आ पहुंचा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ये अकाउंट छुपाए, वो येस मैन बनने के बजाय कौम से माफ़ी मांग कर घर चले जाएं। कौमी असेंबली में अदम एतमाद किया तो ये कहता था ना घबराना नहीं। तो आज तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? हारे हुए शख्स की तरह तुम्हारे मुंह से गालियां क्यों निकल रही हैं? फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास। चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाज़ी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब तुम्हारी तलाशी की बारी आन पहुंची है। स्पीकर कौमी असेंबली को कहना चाहता हूं, अगर आप में भी थोड़ी मॉरल करेज हो, आपका भी नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं। इमरान नियाज़ी का यस मैन बनने के बजाय कौम से माफी मांगो और घर चले जाओ। तलाशी की बात करते हो, हमने तो तलाशी दे ली। ब्रॉडशीट का वो जो आदमी है मौसवी, उसने बयान दे दिया, माफी मांग ली कौम से। ये अजाब ज्यादा देर पाकिस्तान पे रहा तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है।
ये पाकिस्तानी कौम निकलेगी, तहरीके अदब एतमाद बहुत भारी अक्सर से कामयाब होगी। तुम्हें बनी गाला से उतार कर अवामी अदालत में पेश करेंगे। एक तरफ मरियम नवाज हुकूमत पर गरजती बरसती रहीं, कारकुनों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती रहीं, तो मत वालों का फोकस जलेबी और समोसों पर रहा। पेट्रोल से सरकारी हेलीकॉप्टर में जाता है, सरकारी मर्सिडीज में जाता है, तो आवाम तुमसे हिसाब जरूर मांगेगी। हिसाब देने का वक्त अब आ गया है इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो सबूतों की भरमार आप मीडिया पर देखें। फारूक की मिसालें देते हो, रियासत मदीना की मिसालें देते हो। लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए मरियम नवाज और हमजा शहबाज के लिए बम प्रूफ गाड़ियां तैयार की गई हैं। इन बम प्रूफ गाड़ियों पर खुसूसी साउंड सिस्टम भी नस्ब किया गया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, कंटेनर के बारे में तो हम अपडेट कर चुके हैं, इन बम प्रूफ गाड़ियों के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, समा ने खोज लगाई है कि मुस्लिम लीग नून के दोनों बड़े कायदीन मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज किस तरह जाएंगे, और ये एक्सक्लूसिव नाज़र आप हमारी देख रहे होंगे समा की स्क्रीन पर कि स्पेशल जो है लैंड क्रूजर जो है V8 उनके लिए 2 तैयार की गई हैं, और वाइट कलर की 180 दोनों का नंबर है, 180 इनका नंबर है, 180H मॉडल टाउन से रवाना होंगे। मरियम नवाज जो है वो राइट हैंडेड ये व्हीकल है उसके अंदर सवार होंगे, और लेफ्ट हैंडेड व्हीकल है उसमें हमजा शहबाज सवार होंगे। दोनों जो है स्पेशली उन्हें डिजाइन करवा के उन्हें इनकी तमाम तैयार करवा के इस वक्त जो है वो लाहौर पहुंच चुकी हैं गाड़ियां। उनके अंदर खुसूसी तौर पर साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, दोनों के अलग-अलग साउंड सिस्टम है, और इसके अलावा दीगर जो है जो वायरस सेट वगैरह भी इसके अंदर रखा गया है। बताया जा रहा है कि कंटेनर साथ साथ चलेगा, कंटेनर के साथ ये दोनों क्रूजर चलेंगी, और जैसे कोई बड़ा मजमा जहाँ पर खिताब करना होगा वहाँ पर ये खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब। बिलावल भुट्टो का स्लिप ऑफ टंग अब हर किसी की जुबान पर है। मरियम नवाज को ऐसा क्या भाया कि कारकुनों से खिताब में कह दिया कि दिल करता है कह दूं, कांपे टांग रही हैं। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? अरे भाई बहुत होगा। बिलावल की गुलाबी उर्दू ऐसी वायरल हुई कि मरियम नवाज से भी ना रहा गया। अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। और इसको कहने को कुछ चीज नहीं है। मरियम ही नहीं, लीगियों के वर्कर्स कन्वेंशन में सबके दांत निकल पड़े, मगर ये वही मरियम हैं जो बिलावल को अपना भाई कहती हैं। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। बड़ी बहन बिलावल के खिलाफ भाई भी, और भाई का यूं सरेआम मजाक भी। अभी कुछ दिन पहले तक तो मरियम खुद वजीर आजम के बिलावल का मजाक उड़ाने पर गुस्सा हुई थी। जी उसका क्या पैगाम था? उन्होंने कहा जी काम पे टांग रही है। या आप खड़े होकर जब जलसों में बदतमीजी करते हैं, बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। मेरी टूटी फूटी उर्दू के बारे में वजीर आजम होके हमें उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहा है। बिलावल की मिमिक्री में उनके अपने इत्तेहादी ही नहीं, वजीर आजम भी खूब मजाक उड़ा चुके हैं। बारिश आता है, चीनी उगता है, काम पे टांग रही है। क्या कहता है ये आदमी? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान नियाजी साहब, आपने अगर अमर बिल मारूफ का हिसाब मांगना है कौम से या उसकी दावत देनी है, तो पहले 1 करोड़ नौकरियों का जवाब दें, पहले 50 लाख घरों का जवाब दें। अमर बिल मारूफ ये नहीं कहता कि आप लोगों पे बहतान लगाएं, झूठे इल्ज़ामात लगाएं। गीबत भी मुर्दा भाई के गोश्त खाने जैसा है, और बहतान गीबत से कई दर्जे ऊपर है। मैं आपको 20 दफ़ा कह चुका हूं कि ये तकरीरें करने की बजाय आओ मीडिया के सामने, मैं आपको फिर चैलेंज करता हूं। 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट हमने की है 5 सालों में। मेरी वजारत से 3200 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड जारी हुए हैं। उन मंसूबों में
साबित करो कि किसने 32 पैसे का जाती फायदा उठाया है, तो हम मानेंगे कि तुमने करप्शन पकड़ी है। 29 अरब डॉलर के सी पैक के मंसूबे पाकिस्तान में लगे हैं। उन 29 अरब डॉलर में साबित करो 29 सेंट भी माली फायदा अगर उठाया है तो हम कौमी मुजरिम होंगे। तुम्हारे नंबर 1 वजीर ने, जो बहुत चढ़ चढ़ के बोलता है, 2 साल पहले मुझ पे 70 अरब कमीशन लेने का मुल्तान सक्कर मोटरवे पे इल्ज़ाम लगाया था। मैं 2 साल से इंतज़ार कर रहा हूं कि उसकी GIT किधर गई जिसने तहकीक करनी थी। सी पैक के उस मंसूबे के अंदर अगर 70 अरब रुपए का कमीशन चीन ने मुझे दिया है तो क्या चीन के सदर से आपने आज तक शिकायत की है? सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगा के आप किरदार कुशी करते हो। और मैं आपको इमरान न्याजी, जितने मर्जी तुम दर्स दे लो, तुम नसीम अजाजी के नावल के हीरो बन जाओ, लेकिन जो झूठ तुमने बोला है, जो तुमने बहतान हम पे लगाए हैं, जो हमारी किरदार कुशी की है, जो हमने जेलों के अंदर झूठे मुकदमात में रातें काटी हैं, उन एक एक रात का अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेगा। तुम्हें एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब असद उमर भी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ग्राउंड पहुंचना है 3 बजे को 27 तारीख को, और सिर्फ ये पाकिस्तान तक भी हम महदूद नहीं रहा। अब ये सूरत हाल है कि बाहर से लोगों ने आना शुरू कर दिया। अमेरिका से लोग पहुंच गए हैं, मशरिक वस्त से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, यूरोप से लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबको एहसास है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के एक इंतहाई अहम मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। यही मौका जो है ये फैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान ने जाना है एक ऐसे रास्ते की तरफ जो खुददारी का रास्ता हो, जो इज्जत नफ्स का रास्ता हो, जो ऐसा रास्ता हो जहां पर मुकदमा सिर्फ मुसलमानों का मुल्क के अंदर न लड़ा जाए, बल्कि मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए तमाम दुनिया में आवाज़ उठाई जाए। क्या वो पाकिस्तान जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, या ये वो पाकिस्तान बनने जा रहा है, या फिर वही पुराना पाकिस्तान, वही पैसे के बुनियाद के ऊपर वफादारियां बदलने वाला पाकिस्तान, हराम के पैसे की दौलत के ऊपर सियासत होने वाला पाकिस्तान? तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया और आपको 27 तारीख को यहाँ पर परेड ग्राउंड में नजर आएगा वो फैसला, पाकिस्तान के अवाम का फैसला आपको नजर आएगा। कल जो है, आज बल्कि शुरू हो गए जी काफिले चलना। खालिद खुर्शीद साहब, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान की लीड में गिलगित बल्तिस्तान से काफिले इस्लामाबाद की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। 3 मुख्तलिफ मुकामात से, कश्मीर से यहाँ पर जुलूस आएंगे जी। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हमारी सोच से ज़्यादा इस वक्त लोगों के अंदर जज्बा वहाँ पे पाया जाता है। इसी तरीके से सिंध से काफिले जो हैं, एक तो पहले आज शुरू हो गया है, कल और मजीद काफिले वहाँ से निकलेंगे। बलूचिस्तान से कल काफिले यहाँ पर निकलेंगे, जनूबी पंजाब से कल काफिले निकलना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये जो बाकी इलाका है, हमारे इर्द गिर्द का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब के अजला है, और वैसे भी ये तो वो जगह है इस्लामाबाद जहाँ 3 सीटें PTI जीती हुई है, 7 पिंडी है, सारी सीटें PTI जीती हुई है, टेक्सला अटक की सिवाय 1 सीट के सारी जीती हुई है। ये तो पूरा एरिया जो है हमारा, आगे खुशाब जीता हुआ हमारा, चकवाल जीता हुआ हमारा, तो जेलम हमारा जीता हुआ, ये तो पूरा इलाका ही। और उस तरफ अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाएं तो सवाबी, चरसद्दा, मर्दान, नौशेरा, पेशावर, सारा तहरीक इंसाफ का जीता हुआ इलाका है। तो आप सोच सकते हैं कि जब अवाम के अंदर जज्बा इतनी बुलंदी के ऊपर हो और इलाका भी ऐसा हो जो चारों तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा ही झंडा नजर आ रहा हो जहाँ पे, तो यहाँ इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान सिर्फ नहीं देखेगा, दुनिया देखेगी कि सारी कौम पाकिस्तान की खुददारी के लिए खड़ी हो गई है, हुर्मत रसूल के लिए खड़ी हो गई है। और जो भी ये देख रहा है, जो भी मुहब्ब वतन समझता है, इमरान खान एक सही रास्ते में निकले हैं और वो उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जिस मंजिल की तरफ कायदे आज़म ने इस मुल्क को बनाने की कोशिश की थी। तो सिर्फ घर पे नहीं बैठना है, आपने यहाँ आकर अपना फैसला सुनाना है। और ये पाकिस्तानियों को तो पता ही है फैसला, मैं खास तौर पे दावत इसलिए दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया में उस दिन पैगाम जाए, और जो भी बाहर की कुव्वतें जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान किस आज़ादी के रास्ते पे निकल गया है,
वो उन तक ये पैगाम पहुंचे कि पाकिस्तानी कौम अब अपनी हकीकी आज़ादी को छोड़ने को तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपसे यहीं पर परेड ग्राउंड में 27 तारीख को परसों 3 बजे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा असद साहब, ये बता दें कि जलसे के हवाले से कितनी कुर्सियों के आप लोग यहाँ पर इंतजामात करने जा रहे हैं, और जो स्टेज है उस हवाले से, क्योंकि आप लोगों ने 10 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठे करने का एक तो दावा किया, तो उनको यहाँ पर संभालने के लिए जलसे के लिए बैरून मुल्क से भी लोग आ रहे हैं। असद उमर का ऐसा कहना है 27 तारीख को पाकिस्तानियों का फैसला नजर आएगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम और हुकूमती इत्तेहादियों को राम करने का मिशन। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुतारिक हुकूमती टीम की MQ वफ़द से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म को पैगाम पहुँचाया गया। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, हुकूमती टीम में कौन शामिल था और MQM की टीम में कौन शामिल था इन मुज़ाकरात में? देखिए, वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर शाह महमूद कुरैशी तहरीक अदम एतमाद बनाने के लिए मुतारिक हैं। इत्तेहादियों से राब्ते दोबारा से तेज कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की असद उमर और परवेज खटक के हमरा MQM के वफ़द से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अहम पैगाम MQM के रहनुमाओं को पहुँचाया है। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से ये बताया गया है। MQM रहनुमाओं में वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अमीनुल हक, जावेद हनीफ, सादिक इफ्तिखार शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बताया गया है कि खैर सगाली का पैगाम लेकर MQM पाकिस्तान के पास गए थे। पैगाम था कि आप हमारे दोस्त हैं, साथ चलते रहेंगे। MQM वक्त के साथ खुशगवार माहौल के अंदर ये बातचीत हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने ये भी कहा है कि हमारी MQM से मुलाकात मुस्बत और मुफीद रही है। वक्त मेरा पैगाम MQM पाकिस्तान की क़यादत तक जल्द पहुँचाएगा और उम्मीद है कि इत्तेहादियों के साथ जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं और इत्तेहादी हमारे साथ अदम एतमाद में भरपूर हमारे साथ होंगे। और ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर। नाजिम जोखियो कत्ल केस में मफरूर पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल करीम की दुबई में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। जाम अब्दुल करीम ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए वापसी की टिकट करवा ली। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा कब आ रहे हैं ये पाकिस्तान वापस? जी बिल्कुल, 29 मार्च को इनकी सुबह इस्लामाबाद में वापसी होगी। ये दुबई में फरार होने के बाद वहाँ पर रहाइश पजीर है। नाजिम जोखियो को कत्ल किया गया था, उसके बाद इनका नाम FIR में शामिल किया गया, जिसके बाद वो फरार हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि अदम एतमाद का मामला है तो अपना वोट कास्ट करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान वापसी आने की जो है वो ठान ली है। और अब आज ही कुछ देर पहले इन्होंने अदालत से जमानत हासिल की और अब इन्होंने ये 29 मार्च की सुबह इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां से वो कौमी असेंबली जाएंगे और अदम एतमाद में अपना वोट भी डालेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि खयानत की कुरान में सख्त सज़ा है। आइन में कहीं वाज़े नहीं है कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। लार्जर बेंच की समाअत का अहवाल देखिए शहजाद अली की इस रिपोर्ट में। सदारती रेफरेंस पर समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन में कहीं वाजे नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। क्या कोई रुकन पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहने का डिक्लेरेशन भी देता है? एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। पार्टी के अंदर जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63A की जरूरत नहीं रहती। आर्टिकल 63A की खूबसूरती है कि इसे इस्तेमाल करने की नौबत ही न आए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि वजीर आजम ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया होता है। अगर वही आइन के खिलाफ वर्जी करें तो क्या रुकन फिर भी साथ देने का पाबंद है? जस्टिस मजहर आलम बोले, पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? अभी तो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए। जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है? जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा, पार्टी से इख्तलाफ करने वाला शख्स क्या दोबारा मैंडेट ले सकता है? सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस ही वापस भेज दें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि वजीर आजम और रुकने असम्बली के हल्फ में फर्क है। आर्टिकल 63A के तहत आज तक कोई नाअहल नहीं हुआ और न ही इस आर्टिकल के खिलाफ वर्जी पर पैसे लेना साबित करना जरूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर वोट शुमार न हो तो किसी को दूसरी कश्ती में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। केस की मजीद समाअत फिर 28 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी अमीन के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, कौन सा मुकदमा कब और किस बेंच पे लगाना है ये फैसला चीफ जस्टिस ही करते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो उनसे बात करे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट।
फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दिल की बातें कह डाली। जस्टिस काजी फायजीजा के एतराजात पर उनका नाम लिए बगैर कहा, बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा से चीफ जस्टिस का रहा है, 20 साल से यही हो रहा है। अगर किसी को तकलीफ है तो आकर बात करे, इदारे की बातें बाहर करने की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, हम तो बिरादरी की बात भी बाहर नहीं करते। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तैनाती पर इतराज भी मुस्तरद कर दिया। कहा, तकरीरी बेहतरीन अफसरान में से की गई है, रजिस्ट्रार को कानून का इल्म भी है और वह इंतजामी काम भी करना जानते हैं। क्या आप चाहते हैं इंतजामी काम भी मैं करूं? जस्टिस बंदयाल ने कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल ने अमूमी इल्जामात लगाते हुए जजेस को सरकारी मुलाजिम कहा। जजेस को सरकारी मुलाजिम कहना इंतहाई गैर मुनासिब बात है। चीफ जस्टिस का कहना था, तनकीद फैसलों पर की जाए, जजेस की जात पर नहीं। जजेस खुद पर लगे इल्जामात का जवाब नहीं दे सकते। अवाम में जो कुछ भी कहा जाता है वो सिर्फ मीडिया के लिए है। सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर इल्जामात न फैलाए जाएं। कोहाट में शहरियार आफरीदी का 27 मार्च के जलसे के हवाले से कारकुनान से जोशीला खिताब। कहा, अगर खुदकुशी हराम ना होती तो पार्लियामेंट में खुदकुश हमला करता, उन मुनाफिकीन की बुनियाद ही ख़त्म कर देता जो अवाम का सौदा करते हैं। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़ले वे और पार्लियामेंट के देता मुनाफिकीन में टोल उड़ाव करी वे जे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी जे चौक के मोहम्मद सौदा के। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जीतने के लिए आई थी। उनके कप्तान का इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला दिलराना था। कैंगरूज ने जिस तरह इन पिचेस पर जान लगाई वो आउटस्टैंडिंग थी। वो यहाँ पे जीतने के लिए आए थे, कोई ड्रॉ करने के लिए नहीं आए थे, ना हारने के लिए आए थे। वो जीत, उनका एटीट्यूड से पता चल रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत बहुत मुबारकबाद जाती है कि हमारी कंडीशन, हमारी पिचेस, हर चीज हमारी, उसके बावजूद वो हमसे जीत के गए हैं। ओवरऑल टीम प्लान बहुत जबरदस्त था और उनके बॉलर्स ने बड़ी जान लगाई। ये इन पिचेस के ऊपर जान लगाना, इन पिचेस पे बॉलर बैट्समैनों को आउट करना मेरे ख्याल में बड़ी बात है और ये ऐसे नहीं वो दुनिया की बेस्ट टीमों में से आती है। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में इससे बड़ी टीम कोई नहीं है जो बड़े मैचेस में प्रेशर सिचुएशन के अंदर किस तरह प्रेशर को हैंडल करते हैं, पैनिक नहीं होते, उसको और इंजॉय करते हैं। ये लोग प्रेशर को ज्यादा इंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।